Hey curious, welcome back to my channel. Today I'm going to teach you our previous year question which is about D triple SB. Okay, so it's all related to PRT. So let's learn together. So our first question है बिना देरी के हम फटाफट सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखते चलेंगे, ठीक है? इस तरह से हमारा रिवीजन हो जाएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियां सुना और पढ़ा रही थी। वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता पर प्रदर्शन कर रही थी, यानी कि प्रदर्शन कर रही थी या फिर कर रही है? तो ये हमारे जाहिर से दिख रही है कि कहानी सुना रही है, पढ़ रही है, तो ये हमारी क्या है? भाषाई बुद्धिमत्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी शिक्षण में समाजवादी संवाद में ज़्यादा रुचि थी? तो इसका आंसर होगा बैगोत्स्की। बैगोत्स्की हमेशा संवाद पे ज़्यादा रुचि दिखाते थे कि बच्चा जितना बात करेगा उतना सीखेगा। ठीक है, तो शिक्षण में सामाजिक संवाद ज़्यादा रुचि थी बैगोत्स्की का। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? ये थे E.L. थॉर्नडाइक। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो बुद्धिमानी के थे उनको हावर्ड गार्डनर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बुद्धिमानी के बहुआयामी के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? तो वो थे E.L. थॉर्नडाइक। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शब्द नागरिक शास्त्र में अच्छा न कर पाए, वह अवलोकन किसका विरोध करता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। कह रहा है, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्ट प्राप्त करता है, मतलब कि उसका अच्छा रोल होता है, लेकिन वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए, मतलब कि नागरिक शास्त्र में उतना अच्छा नहीं है, तो यह अवलोकन किसका विरोध करता है? मतलब जो हम बच्चे में जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो ये किस चीज़ को विरोध करता है? तो ये कह रहा है बुद्धिमत्ता का एकल एकल कारक सिद्धांत का विरोध करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानी की, मैं बड़ी कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल। देखिए, कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी है और अपने शिक्षकों की चहेती है। तो छात्रा क्या है? आंतरिक रूप से प्रेरित है। क्यों है आंतरिक रूप से प्रेरित? क्योंकि वो क्या करती है? किताब को पढ़ना पसंद करती है, और पसंद करना जो क्या होता है? इनर साइड से होता है, तो इसीलिए क्या है? ये आंतरिक रूप से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना हम 6 नंबर, खेलते हुए सीखना यानी कि प्ले वे मेथड छात्रों में क्या विकसित करती है? तो हम जानते हैं जब खेलते हैं तो हमारा संज्ञान भी कम करता है कि कैसे क्या करना है, शारीरिक तो चलता ही है और भावनात्मक से भी जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय कहा? कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को लोकप्रिय करने वाले स्किनर थे। देखिए, हम जितने पढ़े हैं बाकी सारे एग्जाम यानी कि सीटेट वगैरह में, वहाँ पे हमें बहुत कम ये लोग मिलते हैं और कभी कुछ मतलब अलग व्यू देखते हैं, लेकिन देखिए ये लोग भी बहुत अच्छे से बात किए हैं हमारे शिक्षा में। तो जो शिक्षण यंत्र को किसने लोकप्रिय किया? तो वही थे स्किनर। कक्षाओं में शिक्षण यंत्र को किसने लोकप्रिय किया? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? तो प्रभावी शिक्षण का विज्ञान होता है हमारा शिक्षा शास्त्र, प्रभावी शिक्षण का ज्ञान। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रक्षेत्र यानी कि डोमेन क्या है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक यानी कि जो मन को पढ़ने वाले, संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान, और शारीरिक यानी कि वही ओवरऑल जो भी हमारा फिजिकल लुक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे cognitive development theory, a child is capable of a logical thinking in a dash period। तो ये हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बात करता है कि जब बच्चा जो होता है ना, वो मतलब लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो कैपेबल हो गया है लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए। तो किसमें आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। हम जानते हैं कि पियाजे के 4 स्टेज दिए हैं, तो उसमें जो होता है कॉन्क्रीट, उसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मतलब क्या है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू के बारे में हम जानते हैं, इसका मतलब वो मतलब उसके बारे में हम उसके व्यक्तित्व को जान गए हैं। ठीक है, कोई शारीरिक मानसिक नहीं होता, उसका ओवरऑल ओवरऑल जो भी उसका प्रेजेंटेशन है, उसका इनर वैल्यू है, कुछ भी, वो सब व्यक्तित्व के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं और यदि एक टेबल में भी 4 पैर हैं, तो टेबल भी एक जानवर है। इस प्रकार के तर्क को आप क्या कहेंगे? ये हम कह सकते हैं ये
निगमनात्मक तर्क है। ठीक है, मतलब कि बच्चा ऐसे सोच सकता है जो कि बिल्कुल निगमनात्मक है, कि इसका कोई मतलब तर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सिफालो टू कॉर्डल। इन ह्यूमन बींग द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, अच्छा कह रहा है जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, उनमें जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है कैसे होता है, वो सिफालो टू कॉर्डल यानी कि सर से पैर की तरफ। ठीक है, कॉर्डल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर साजिद द सोशल स्टडीज टीचर गिव एन असाइनमेंट टू हिज स्टूडेंट्स हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक जाम इन द सिटी। द टीचर वांटेड टू प्रमोट डाइवर्ट थिंकिंग। देखिए, जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग सोचते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन को ला के मतलब सारे दिमाग को लाकर एक जगह सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो असाइनमेंट दिए हैं और कह रहे हैं कि बताओ ट्रैफिक जाम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस सिटी से। बच्चा हर तरह सोचेगा कि हम लोग को हटाएंगे, ये करेंगे, ये गाड़ी हटाएंगे। तो क्या करें, डाइवर्स थिंकिंग की बात कर रहा है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था। ये हम सब जानते हैं कि ट्रायल एंड एरर, E.L. थर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। तो हमारा जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है वो हमारा टेस्ट करता है यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति में उसकी क्या एकदम क्या बोलते हैं यूनिक, क्या यूनिक है एक व्यक्ति की, वही बताता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ठोस परिचालन चरण के अनुमानित आयु क्या है। अभी हमने देखा था कंक्रीट को ही हम बोलते हैं 7 to 12 ईयर्स, यानी कि ठोस परिचालनात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2010। याद रखिएगा कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन है, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, वो फोर्स में आया था अप्रैल 2010 में सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनुमानी यानी कि ह्यूरिस्टिक पद्धति भी कहा जाता है। तो हम ह्यूरिस्टिक पद्धति उसे कहते हैं जिसमें समस्या निवारण करते हैं, तो इसलिए समस्या निवारण पद्धति को हम ह्यूरिस्टिक पद्धति कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्कूली शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये है 4। भारत में स्कूली शिक्षा के मोटे तौर पर हम 4 चरणों में वर्गीकृत किए हैं। एक है शून्य पाठ्यक्रम क्या है। शून्य, देखिए ये जो 4 है ना, ये हम लोग का केवीएस में भी आया था, मतलब आता था। शून्य पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं वही हमारा शून्य में आता है। ठीक है, जो कि किताब में रहता है पर उसको लिखने मतलब समझाने की जरूरत नहीं होती है। अब है नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या है। तो बुनियादी जरूरत यानी कि किसी भी चीज़ का जो निर्धारक है उसे क्या चाहिए, बेसिक नीड, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक पाठ्यक्रम के निर्धारक कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मूल्य शिक्षा और आधुनिकीकरण में वृद्धि। समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य क्या थे, मतलब यहाँ पे क्या है, तो कह रहे सामाजिक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मूल्य शिक्षा और आधुनिकीकरण में वृद्धि, यही है समकालीन भारतीय समाज का उद्देश्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वासी परमानेंट ऑब्सेंस ऑफ द लर्निंग ग्रुप इन अ thought out the length of the learning process so that people are usually taught as individual and not in a groups with the possibility of occasional meeting in the main characteristic of open and distant learning। देखिए पूछ रहा है कि जो पीपल जो लोग होते हैं मतलब क्या करते हैं, इंडिविजुअल पढ़ते हैं, ग्रुप में नहीं पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब इसको हम कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, इस मीटिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं इस कैरेक्टर को। तो हम लोग बोल सकते हैं ये बच्चा जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है। ठीक है, अब है 5th नंबर क्वेश्चन, गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे ट्रायल एंड एरर विधि का प्रयोग करते हैं, सीखते हैं करते हैं, तभी तो जाके हम लोग मैथ मास्टर बनते हैं। तो हम ट्रायल एंड एरर का यूज करते हैं परीक्षा में गणित के पहेली को हल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलते हैं, equalization of educational opportunity, identification of talents, work experience, and national service and science education and research are recommendations given by। कह रहा है कि जो हम बात करते हैं एजुकेशन में इक्वालिटी का, अपॉर्चुनिटीज़ का,
आइडेंटिफिकेशन का, मतलब टैलेंट का जो हमारे टैलेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन का, वर्क एक्सपीरियंस का, नेशनल सर्विस एंड साइंस एजुकेशन। तो ये कह रहे कहाँ पे इसको रिकमेंडेशन कहा किया गया है, तो इसको किया गया है एनपीई, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ओके, ये एनईपी नहीं है, एनपीई है। 7वां क्वेश्चन है, कौन से शब्द को विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट विकलांगता, शारीरिक या विकासात्मक से पीड़ित छात्रों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो ये है विशेष शिक्षा। कह रहे हैं कि देखिए सीखने में जब कठिनाई होती है, मानसिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब देख रहे हैं विशिष्ट विकलांग, शारीरिक, ये सब किस में आते हैं, विशेष शिक्षा में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच समाजीकरण। याद रखिएगा, कभी भी अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि कोई भी ट्रिपल एस पीआरटी का, तो हमेशा हम अपने बच्चों के थ्रू ही सब चीज़ देखेंगे। तो सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के बीच, छात्रों के बीच समाजीकरण। 9 नंबर क्वेश्चन है, हम इंटरनेट कैसे प्राप्त करते हैं, इंट्रानेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम इंट्रानेट लैन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंट्रानेट लैन लैन। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी का पूर्ण रूप होता है अ पर्सन विद डिजेबिलिटी। ठीक है, ऐसे पर्सन जो कि डिजेबिलिटी यानी कि ग्रसित है, पर्सन विद डिजेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विकल्पों की बहुताय और तरलता के महत्व पर जोर देता है। बच्चों को निश्चित पाठ्यचर्या धाराओं में रखने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अवसर को सीमित करने की गहरी पीढ़ी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है। तो ये है हमारा एनसीएफ। यही हमारा जो है माध्यमिक स्तर पर विकल्पों की बहुताय और तरलता के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, कौन, एनसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला शिक्षकों की कमी, उचित शारीरिक सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए महिला शिक्षकों की अलिच्छा, वित्तीय कठिनाई और परिवहन की समस्या, ये सब किन छात्रों की शिक्षा में प्रमुख समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हम देखते हैं कि लड़कियों में ही आती है। तो ये बोलेंगे कन्याएं छात्राएं की समस्याएं हैं। ठीक है, जब हमें उचित शारीरिक सुविधाएं की कमी होती है, ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने के लिए महिला शिक्षकों की तिच्छा होती है, तो सब किस में है, कन्या छात्राएं। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है। तो ये है सामान्य एकेडमिक। याद रखिएगा, हम कभी प्राइमरी लेवल पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम जनरल एकेडमिक लेकर ही जाएंगे पाठ्यक्रम। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी कि WHO के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या रचनात्मक संरचना या कार्य का कोई नुकसान या असामान्यता क्या है। तो ये नुकसान, ये असमानता क्या है, हानि है एक तरह का। जब हमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक या रचनात्मक संरचना का कार्य का कोई नुकसान या असामान्य क्या है, सब ये हानि है। स्कूल में आईसीटी लागू करने में बाधा क्या है। तो यही है बेसिक ढांचा। बेसिक ढांचा हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट फील होता है आईसीटी लागू करने के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा दृष्टिकोण है, इतना छोटा लिखा है हिंदी में कि क्या बताया जाए। चलिए ठीक है, वो कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विभिन्न मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है। तो वह है हमारा बहुसांस्कृतिक निर्देश। कर रहा है कि वो कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विभिन्न मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है। तो वो है हमारा बहुसांस्कृतिक निर्देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभवों का सीखने पर एक अस्थायी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया में विधि, पुरस्कार और संज्ञा की भूमिका पर जोर देती है। इस पद्धति को हम प्रभाव की विधि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेथड ऑफ अफेक्टनेस। ठीक है, जब हमें पुरस्कार मिलता है तो हम अफेक्ट होते हैं कि अरे हाँ मुझे पुरस्कार मिला, चलो फिर से इसको काम किया जाए। ठीक है, तो इसमें सुखद अनुभव होता है, हमको खुशी मिलती है, ये काम किया, प्राइज मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी शिक्षार्थियों को तक पहुंचाने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कह रहा है सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता मजबूत करने की प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा, जो कि सभी को पहुंचाए, सभी को शिक्षा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दा को समझने और इन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं लिंग संवेदनशीलता।
कह रहा है कि जो भी मौजूदा मतलब जो भी लिंग हैं उनके अंदर जो भिन्नताएं हैं, मुद्दों को समझने और उन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को हम लिंग संवेदनशीलता यानी कि क्या कहते हैं इसको, जेंडर वल्नरेबिलिटी। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निरंतर शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में कैटेगरी की स्थापना करने का बड़ा कदम किसे बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था? तो ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए दिया गया था, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी कैटेगरियों की स्थापना करने का मतलब कि बुढ़े लोग भी मतलब सॉरी 35 वर्ष के जो लोग हैं वो भी पढ़ पाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक डैश एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। कह रहा है कि कौन सा चीज है जो कि समाज और संस्कृति की उपज है? तो ये हमारा भाषा है, याद रखिएगा। प्रत्येक भाषा एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? तो आईसीटी का मुख्य उपयोग है प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार की जानकारी प्राप्त करना, ये तो है आईसीटी का मुख्य। ठीक है, मतलब संचार की जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, कौन सा भाषा एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है? तो लिखना। देखिए, लिखते हैं तो उसमें क्या चित्र उखड़ता है ना, स्वर पढ़ते हैं, ये तो सब नहीं है। हम लिखते हैं तो उसमें चित्र बनता है, तो वही कहते हैं चित्रात्मक क्या है, लिखना। निम्नलिखित में से कौन से गणित में अनुभव अनुप्रयोग अनुप्रयोग कौशल है? तो दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना, यही हमारा क्या हो सकता है, गणित में एप्लीकेशन स्किल, जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, दैनिक जीवन में कंसेप्ट और जो भी प्रोसेस चल रहा है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब विषय का एक सरल पूर्व प्रेशर दिया जाता है और अगले वर्षों में और ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? संकेंद्रित दृष्टिकोण। देखिए, कह रहा है जब विषय का एक सरल पूर्व प्रेशर दिया जाता है और अगले वर्षों में ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इस दृष्टिकोण को हम कहते हैं संकेंद्रित दृष्टिकोण। पहले क्या करेंगे, एक विषय का एक सरल पूर्व प्रेशर दिया जाएगा कि हाँ ऐसे क्या क्या देना है आपको, फिर अगले वर्षों में और ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इस दृष्टिकोण को हम क्या बोलते हैं, संकेंद्रित दृष्टिकोण। है 6 नंबर, पिन ड्रॉप साइलेंस चेंज ऑफ हार्ट इंच सॉरी ईच एंड वरी जैसे वाक्यांश कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे भारतीय अंग्रेजी में पाई जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस चेंज ऑफ हार्ट एंड ईच एंड वरी। ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने में किसी ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा, जब हम ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बोलेंगे लिखेंगे तो शायद उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ जब सुनेंगे फिर पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, ग्रहण करते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, सुनकर पढ़कर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है? तो ये है हमारा वक्तव्य को समझना। अगर हम भाषा समझने के उद्देश्य से मतलब कहीं जा रहे हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि हम सामने वाले के वक्तव्य को समझे, तो वक्तव्य को समझना क्या कहलाता है, भाषा समझने का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? तो परिभाषा। देखिए, संचार हम संदेश क्या बोलते हैं, संदेश आता है उसके एक दूसरे से भेजते हैं, देखते हैं, जानते हैं। प्राप्तकर्ता संचार नहीं हो सकता, सॉरी 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 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? तो परिभाषा नहीं है। हम संचार का हिस्सा कह सकते हैं कि संदेश मिला, प्राप्तकर्ता हुआ, प्रेषक गया, आया, दिया, वो संचार कर रहा है। लेकिन हमारा परिभाषा जो है, मतलब किसी भाषा का परिभाषा, डिफिनेशन, ये संचार का हिस्सा नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, असेसमेंट हेल्प्स टीचर्स टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटेजी। कह रहा है कि जो असेसमेंट होता है वो टीचर को किस चीज़ में हेल्प करता है? तो इसका आंसर होगा टू प्लान देयर टीचिंग स्ट्रेटेजी। वो उनके जो क्या बोलते हैं, जो भी वो प्लान बनाते हैं ना, और टीचिंग स्ट्रेटेजी होता है उसी को प्लान करने के लिए असेसमेंट उनको हेल्प करता है। अब नंबर है हमारा 11, ज्ञान फिसपोट से क्या समझते हैं? जो कि हम कल के वीडियो में देखा था कि ज्ञान फिसपोट जो होता है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, मतलब विस्फोट हो गया, मतलब खराब हो गया। तो ये कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लैंग्वेज एक्वाजिशन? लैंग्वेज इज सबकॉन्सिक्वेंसली लर्नड। कह रहे हैं कि मतलब जो होता है ना, भाषा अर्जन क्या है? तो कह रहे हैं कि हम भाषा जो भी होता है ना, सबकॉन्शियस होता है, मतलब हमारे अंदर होता है, मतलब बिल्कुल हमारे माइंड के अंदर होता है। जब काम होते हैं ना उसको, तब क्या अपने आप ही वो आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। 13 नंबर क्वेश्चन है, हम छात्रों में स्वर्ण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? तो हम सरल अभ्यास देकर स्वर्ण कौशल को विकसित कर सकते हैं, ना ही फिल्म दिखा के, ना ही कुछ दिखा के। चलिए इजी था। मातृभाषा के अलावा बच्चे दूसरी कोई भाषा कैसे सीखते हैं? तो समकक्ष समूह प्रभाव। हाँ देखिए, सबसे ज़्यादा यही फैक्ट पड़ता है कि जो समकक्ष होते हैं ना, हम उनके थ्रू ज़्यादा सीखते हैं, चाहे हम हो या फिर कोई भी हो। ओके,
50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता? ये हमारा है इंटरनेट पैक। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता है? तो यही है हमारा नेट इंटरनेट पैक। बाकी हमें मजबूत पासवर्ड चाहिए, चाइल्ड लॉक सिस्टम चाहिए और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन इंटरनेट पैक की जरूरी उतना नहीं होता है, मतलब नेट सुरक्षा के लिए। यहाँ पे काम नहीं करना है, यहाँ पे सुरक्षा चाहिए नेट का। तो इंटरनेट पैक की क्या ज़रूरत है? हमको सुरक्षा करने के लिए मजबूत पासवर्ड चाहिए, चाइल्ड लॉक सिस्टम चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन इंटरनेट पैक नहीं चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? तो ये है शारीरिक बाधा उत्पन्न। हाँ, देखते हैं ना, जब ज़्यादा आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो शरीर में बाधा उत्पन्न होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब हो गया, अब नहीं छूना है कुछ भी। अब हमारा है 70 नंबर क्वेश्चन, एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है। करें एक पारंपरिक, यानी कि मतलब कुछ चीज़ नहीं है, उसको बस ऐसे डायरेक्शन दिया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? निष्क्रिय शिक्षा दी जा रही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक छात्र हैं तो आप उसे एक नई भाषा सीखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक छात्र है तो आप उसको नई भाषा सीखने में कैसे मदद करेंगे या प्रेरित करेंगे? तो कह रहे साथियों को नई भाषा सीखने में उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। हाँ, ये ठीक है। मतलब मदद क्या करने के लिए कहना है, मतलब यहाँ पे एक सुटेबल आंसर यही है क्या कि बच्चा जितना अपने सहपाठियों से बात करता है ना, उतना वो सीखता है कि अरे हाँ, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, तो वो सहपाठियों से ही सीखेगा। तो इसलिए कह रहा है कि उसको मदद करने के लिए कहेंगे नई भाषा सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि गणित मत में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है? लोके। लोके ने कहा कि गणित जो होता है, गणित मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है। मतलब कह जब हम गणित उड़ित करते हैं ना, तो गणित के अकॉर्डिंग ही हमारे अंदर लॉजिकल थिंकिंग आती है। तो किसने कहा था? लोके ने। अब कह रहे हैं संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है? तो ये है दृष्टि, सुनना। मतलब संदेश किसे पहुंचा सकते हैं? दृष्टि, आँख से देख के, सुन के, स्पर्श करके, संवाद करके, गंध फैला के, और संदेश भेजने के लिए उपरोक्त में से कोई भी हम संदेश पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले एक शिक्षक के पास कौन से गुण होने चाहिए? तो कह रहे कौन सा गुण होना चाहिए? तो वो पूर्वाग्रह से मुक्त हो, यानी कि ऐसे नहीं है पुरानी चीज़ों पर भी ज़्यादा विश्वास करे कि हाँ इसको ये है और इसको ये। एक सक्रिय सामाजिक विवेक हो, यानी कि एक एक्टिव सोशल हो, सोशल वर्कर हो। ठीक है। जिज्ञासु हो, मतलब योग्यता धारक और पद्धति में विशेषज्ञ हो। देखिए सबसे सुयोग्य आंसर यही है, तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरमन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कौन से आयु वर्ग के स्वरूप मिलते हैं? याद रखिएगा कि सिरमन के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम 14 के बाद जितने सारे बच्चे आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ये है सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ये परिप्रेक्ष्य में कौन से बच्चे आते हैं? 14 वर्ष से ज़्यादा बच्चे इस वायु वर्ग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी सुनाने के से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? तो हम कहानी सुना के सरल स्वर शैली और सुपरिवर्तन स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों और घबराहट पूर्व आवाज़ों का उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना, ये हमारा कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? तो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्य, देखिए सारा हो सकता है। पहले ज्ञान, ज्ञान कैसे होगा कि हम चीज़ों को कैसे डालें, कौन सा बीज कहाँ डालें। और अगर समझ, समझ भी वही है कि किसको कैसे पानी देना है, किसको नहीं देना है। अनुप्रयोग, अप्लाई करना, यहाँ पर हम सीखते हैं कि हाँ किस पौधे को कितना खाद पानी, मतलब यही सब। और ये क्या है? एक तरह का क्या है, एक स्किल है। ठीक है। कैसे छटनी करना है, कैसे क्या करना है, कैसे शोभा देगा। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है, इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि जैसे विषयों के संयोजन के माध्यम से किसी स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक अध्ययन। ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब हमारे सामाजिक अध्ययन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कौन सी सर्वोत्तम रणनीति के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें? पूछताछ करें। तो क्या होगा कि पर्यावरण जो पढ़ाएगा टीचर, तो ये सबसे सर्वोत्तम रणनीति होगी कि एक दूसरे से क्या करें? पूछताछ करें।
देखिए यहाँ पे पर्यावरण दिख रहा है तो हमको हो सकता है कि गतिविधि आधारित, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। सबसे सर्वोत्तम दृष्टिकोण होता है पर्यावरण पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन 1 और 2 पढ़े और सही विकल्प चुने। कथन 1, विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात तक जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है। जब हमें एनालिसिस करना होता है ना किसी चीज़ को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें नहीं जानते हैं उसको हम ले जाते हैं जहाँ पे जानते हैं, ठीक है। और जो संश्लेषण है, जब सिंथेसिस करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम अपने क्या करते हैं, ज्ञान को ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। मतलब ज्ञान के बाद एक और नया चीज़ सीखते हैं संश्लेषित में। और विश्लेषण में क्या करते हैं, ज्ञानी से अज्ञानी की तरफ जाते हैं। तो बहुत हर करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन है दोनों सत्य। 8 नंबर, ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं। तो ओलंपिक में हम बॉक्सिंग देखते हैं, खेलते हैं, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, शूटिंग। अब ओलंपिक में सारे के सारे खेल खेले जाते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में एक कुश्ती हुआ करता था ये ओलंपिक। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूक का विकास करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के कौन से शिक्षक के मुख्य उद्देश्य है। तो ये है हमारा पर्यावरण अध्ययन। याद रखिएगा पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम विज्ञान, पर्यावरण के आसपास की चीज़ें, हर चीज़ पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, पर्यावरण अध्ययन है। शिक्षा प्रभाव इंजीनियरिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या है। कह रहा है कि योग्य प्रशिक्षित पर्यावरण शिक्षक की कमी, कठोर विशेषज्ञ और शिक्षक की कमी है, या फिर अंतर अनुशासनिक प्रकृति है। तो कह रहा है कि ये प्रमुख बाधा क्या है। तो कह रहा है ABD, यानी कि योग्य प्रशिक्षित पर्यावरणीय शिक्षक की कमी, मतलब शिक्षक की कमी है जो पर्यावरणीय हो, और कठोर विशेषज्ञता है, इसकी कमी है, और डी यानी कि अंतर अनुशासिक प्रकृति भी है। शिक्षकों की कमी नहीं है लेकिन अंतर अनुशासिक प्रकृति है, इसीलिए ये सब क्या है, पर्यावरण शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं, कैसे बच्चों को हम आर्ट सिखा सकते हैं। तो ऐसी विभिन्न गतिविधियां और खेल प्रदान करना जो उनसे और उनके वास्तविक जीवन के अनुभव से जो संबंधित होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों में ऐसी कला भर देते हैं कि हाँ देखो जो तुम देखे वही बनाओ। अब 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या अस्वीकृत बच्चों को सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की नकल करने में मदद करता है। ये हमारा है मॉडलिंग। हम देखते हैं ना हमेशा मॉडलिंग मतलब ये मॉडलिंग नहीं होता है, मतलब ऐसा चीज़ जिसको हम देख के ऑब्जर्व करते रहे, हाँ ये इतना अच्छा दिख रहा है, चलो हमको अभी ऐसा करना है। अरे देखो ये ऐसा दिखता है लेकिन फिर भी कितना अच्छा रोल किया, चलो हम इसकी तरह बनते हैं। ये सब क्या है, ये हम मॉडलिंग है। यहाँ पे क्या करता है बच्चा अपने आप को, जब क्या है ना, अस्वीकृत बच्चों को, जो बच्चों को हम स्वीकृत नहीं कर पाते हैं, वो सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की नकल करने में मदद करता है। तो क्या है, मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सिफारिश किसने दी। प्रारंभिक से माध्यमिक चरणों तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय होता है, मतलब होना जारी रखना चाहिए। तो ये एनसीएफ हमारा 2005 बात करता है कि बच्चों को हम प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक ले उसको खाना प्रोवाइड करेंगे, मतलब शारीरिक शिक्षा अनिवार्य सब कुछ देखेंगे। कौन, एनसीएफ 2005 करता है, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकक्ष स्वीकृत पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें कहा जाता है उपेक्षित बच्चे, ठीक है। जब हम समकक्ष सांस्कृतिक पहलू में से जिन बच्चों को कभी कभार चूज करते हैं सकारात्मक या नकारात्मक से चुन जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उपेक्षित बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पढ़ाते हुए शिक्षकों को जनसंख्या, कानून, संसाधन, खाद्य और पोषण संरक्षण, प्रदूषण संबंधित चिंताओं के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल उनको ध्यान रखना चाहिए, और ये आता है हमारे ईवीएस के पार्ट में, इसलिए कह रहे हैं ईवीएस। ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना यार। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक छात्रों को एक त्रिभुज बनाने के लिए कहती है तो वह किस मूल्य को मत में बैठाने की कोशिश करती है। तो ये स्वच्छता की बैठाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जब हम त्रिभुज बनाते हैं इसका मतलब है कि
हम स्वच्छता को दर्शासित कर रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। कथन, सभी कलाएं अच्छी कलाएं हैं, मध्यस्थ कला जैसे कुछ भी नहीं है। अभी देखिए इसका आंसर क्या देता है। इसका आंसर है कि यह कथन सत्य है कि सभी कलाएं क्या होती है, अच्छी कलाएं होती हैं, और मध्यस्थ कला जैसा कुछ भी नहीं है, मध्यस्थ कला जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के समय समाज और तथा प्राकृतिक और मानव निवास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों को क्रियावनत और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि दिए गए सभी विकल्प सही हैं। अभी बताओ दिए गए सही विकल्प किधर है। पर्यावरण की समझ, समग्र समझ तथा प्राकृतिक और मानव विकास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों की क्रियावनत गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि दिए गए सही विकल्प सही है। ठीक है, जितना जल निकाय उपलब्ध संसाधन संरक्षण सब इसलिए दिए गए सही विकल्प। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्रोथ सपोर्ट्स आर प्रोमिनेंट इन हैंड्स एंड लेग ऑफ अर्ली एडोलसेंट ड्यू टू रिवर्स सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट। ठीक है, जब कह रहा है बच्चा जो होता है ना हैंड से लेगा यानी हाथ से पैर की तरफ जाता है एडोलसेंस में, तो इसका निबंध है कि ये बच्चा क्या कर रिवर्स सेफेलोकॉडल में जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है चारों ओर या आसपास की चीज़ों को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकती है। तो ये स्कूल परिसर में छात्रों के लिए खतरनाक ये हो सकती है कि अस्वस्थ या कार्य खाद्य पदार्थ। देखिए कम हवादार कक्षा वो भी प्राप्त होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक ये हो सकती है कि बच्चों को स्वास्थ्य भोजन प्राप्त नहीं करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूल में स्वास्थ्य शारीरिक वातावरण बनाने के लिए किसकी सहभागिता आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा स्कूल प्रशासक, माता पिता, छात्र और स्वास्थ्य विशेषज्ञ। कर स्कूल में स्वास्थ्य शारीरिक वातावरण बनाने के लिए किसकी सहभागिता है। तो इसका सहभागिता होगी कि स्कूल का जो प्रशासक वो भी आए, माता पिता आए, छात्र आए और कोई एक विशेष स्वास्थ्य में जो एक्सपर्ट हैं उनको भी लाया जाए। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी स्कूल शिक्षा की प्रमुख जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से संवाद करना है ताकि प्राथमिक स्कूल शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से संवाद करना है ताकि क्या बोलते हैं हम BCD अब सिर्फ आंसर पढ़ेंगे कि माता पिता के साथ प्रभावी और विश्वसनीय बंधन बनाने के लिए, ताकि स्कूल में अच्छे से बच्चा अपने आप को भी फील कर पाए, मतलब स्वास्थ्य और देखभाल भी मिले। स्कूल और घर के बीच दो तरफा माध्यम बनाने के लिए, ये भी सही है। हाँ, और स्कूल कार्यक्रम और छात्र प्रगति के बारे में पर्यावरण के साथ बताना चाहिए, तो ये भी चाहिए। इनका रहा है कि जो प्रबंधन संबंधी मुद्दों के बारे में स्कूल प्रबंधन की कठिनाइयों और समस्याओं को सुरक्षित करना, तो ये हमारा प्रभावी ढंग से संवाद करना नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन है, स्कूल के निर्णयकर्ता के रूप में किसे SMC में अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए और स्कूल क्या कर रहा है और इसे कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में सुझाव देना चाहिए माता पिता। कह रहा है कि स्कूल के निर्णायकर्ता के रूप में किसे SMC में अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए और स्कूल क्या कर रहा है और इसे कैसे चलाया जाना चाहिए इसके बारे में सुझाव देना चाहिए। किसका, तो ये माता पिता का काम है। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय असामाजिक बच्चों में आमतौर पर क्यों ऐसा नाम दिया जाता है। वयस्कों के अधिकार को चुनौती देना। जो लोकप्रिय और सामाजिक बच्चे होते हैं ना उनको आमतौर पर हम कुछ ऐसा नाम देते हैं क्योंकि क्या करते हैं, वयस्कों के अधिकार को चुनौती देता है। अभी है 6 नंबर क्वेश्चन, विषयगत कार्य शिक्षा के तहत छात्रों की उत्पादक कार्य परिस्थिति दी जानी चाहिए जिसे कौन से क्षेत्र से लेना चाहिए। तो क्या है कि उसको स्वास्थ्य से भी लेंगे, स्वच्छता से भी लेंगे, मनोरंजन और सामुदायिक सोच से भी लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब छात्रों को उत्पादक कार्य परिस्थितियाँ दे रहे हैं तो हमें सब जगह से लेना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसमें विकसित होने वाली दक्षताओं में आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल और मूल्य शामिल होने चाहिए। कह रहा है कि किसमें विकसित होने वाली दक्षताओं में आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ,
व्यवहारिक कौशल और मूल्य शामिल होना चाहिए। तो ये हमारा है कार्य अनुभव। ठीक है, अगर हमारे पास कार्य का अनुभव है तभी हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेवलपमेंट करना है उसे कर सकते हैं बिल्कुल अपने नीड के अनुसार, और अपने जीवन को एक माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल को मूल्य में शामिल होने चाहिए, यानी कि शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका अयांत्रिक स्वरूप है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे। तो ये है हमारा वर्क एजुकेशन। कह रहा है कि वर्क एजुकेशन जो होता है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो इसका जो विशेषता है कि अयांत्रिक स्वरूप है ये। ठीक है, अन मैकेनिकल है, जिसका अर्थ है कि बच्चे अपने हाथों से काम करते हुए सीखेंगे, वर्क एजुकेशन। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्कूल प्रबंध समितियाँ यानी कि SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अच्छा, वो किसके माध्यम से नीति में लिया गया था? तो इसका आंसर होगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTI एक्ट 2009 अधिकार, यानी कि कंपल्सरी एजुकेशन RTI के अनुसार ये आया था, स्कूल प्रबंधन कमेटी। ग्रामीण इलाकों में छात्रों के लिए जोखिम का कारक कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण, असुरक्षित पानी और स्वच्छता, ये क्या है, ग्रामीण इलाकों में जोखिम का कारक होता है। ठीक, अब तो टाउन में भी हो गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक से किसमें प्रभावी होने की मांग करता है? तो दिए गए सभी विकल्प, प्रभावी निर्देश, रचनात्मक प्रतिक्रिया, आत्मानुशासन, सब कुछ मांगता है। कौन? एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों की क्षमताओं और ज्ञान को विकसित करने और उनमें सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, कक्षाएं, प्रदर्शनियां इत्यादि किसमें शामिल होती है? तो ये होती है हमारा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, जो बच्चे मतलब इन सर्विस जो टीचर पढ़ी दे रहे हैं उनको हम ऐसे से ट्रेनिंग देते हैं ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो बच्चे, मतलब कि वे अपने छोटे भाई बहन को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सिखा सकते हैं कि हाँ, कैसे स्वास्थ्य रखा जाता है, मम्मी हमारा कैसे देखा करती थी, या फिर हम कैसे सीखेंगे कैसे स्वास्थ्य को देखा जाता है अपना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण क्या है? एक स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण क्या है? देखिए, मतलब ये शारीरिक स्कूल यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर पूछ रहा है स्कूल का कैसा होना चाहिए, हेल्दी। तो बिना किसी खतरे का स्कूल परिसर हो जहाँ पे बच्चा खेल कूद पाए, उसे हम क्या बोल सकते हैं? वो क्या है? एक हेल्दी फिजिकल लुक है स्कूल का। ठीक है, उसका क्या है? परिसर खतरे से बाहर हो। 15 नंबर क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? तो ये खाने का विकार है। खाने का विकार है, क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। नर्वोसा ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे खा लिया घोषा बनेगा क्या, तो ये क्या है? खाने का विकार है। 60 नंबर क्वेश्चन है, शोध से पता चला कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिनमें निम्न शामिल है उच्च श्रेणी और प्रशिक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने का कम दर, माता पिता की सहभागिता। फिर से पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि शोध से पता चलता है कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिनमें निम्न शामिल है, यानी कि माता पिता की सहभागिता शामिल है, उच्च श्रेणी और प्रशिक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रम में नामांकन और स्कूल छोड़ देने का कम दर, माता पिता की सहभागिता है। अच्छा, मतलब कि माता पिता सहभागिता, मतलब कि माता पिता सहभागिता नहीं दे रहे ना, तभी ऐसे सब चीज़ें होती है खराब, बाकी सब ठीक होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल के प्रति माता पिता का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण समृद्ध स्कूल सामुदायिक भागीदारी से हो सकता है। मतलब जो समृद्ध कैसे होगा? तो स्कूल सामुदायिक भागीदारी, जितना बच्चा माता पिता क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा और स्कूल सामुदायिक भागीदारी हो पाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमें बच्चों के लिए पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर है कि वयस्कों की तुलना में बच्चे रासायनिक, शारीरिक और जैविक खतरों के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, इसीलिए हमें बच्चों के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता होती है। 90 नंबर क्वेश्चन, द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर इन स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट पॉलिसी मेकिंग।
ठीक है। कह रहा है कि जो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व पेरेंट्स स्कूल टीचर, हाँ, कह रहा है कि अगर हम स्कूल टीचर में मतलब बन रहे हैं किसी भी स्कूल मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो कह रहा है कि हमको क्या मतलब एक्सपेक्ट होना चाहिए कि हम किस चीज़ को हमको फॉलो करना चाहिए और किस एक चीज़ को नहीं। तो वही कह रहा है कि हम पॉलिसी मेकिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी हमको कोर्स मैनेजमेंट चाहिए, एडमिशन एंड एनरोलमेंट चाहिए, कमीशन एंड कोलैबोरेशन चाहिए, लेकिन पॉलिसी मेकिंग हमें नहीं चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक ने छात्रों को उनकी स्व समझ विकसित करने के लिए यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया है और उनमें निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है? तो समय का प्रबंधन, याद रखिएगा, सही बात है। एक जब शिक्षक है जो छात्रों को उनकी सेल्फ डिफिनेशन डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज मतलब तैयार किए हैं, तो उनमें निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है? दोस्त बनाना तो नहीं होगा, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। भावनाओं की पहचान करना है तो बहुत सीखेगा, भावनाओं को व्यक्त करना ये भी सीखेगा, लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट का इशू हो सकता है। तो इसलिए आंसर होगा हमारा समय का प्रबंधन। हमने सारा क्वेश्चन मतलब यहाँ का कंप्लीट कर लिया पूरा 100। कंग्रेचुलेशंस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड दिस सेशन, और प्लीज गिव मी सम फीडबैक इफ़ यू रियली लाइक एज मच आई डिड। सो प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड शेयर योर एनी थिंग्स लाइक हमको ये अच्छा लग रहा है, शेयर दीजिए या नहीं, कुछ भी बताओ। अगर देख रहे हो तो बताओ प्लीज। ओके, टिल देन बाय, शी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, बाय क्यूरियस माइंड।